Hello students, now we are going to discuss the force experienced by a current carrying conductor, a current carrying conductor in uniform magnetic field, This is our topic, the force experienced by a current carrying conductor in uniform magnetic field. First of all, I am assuming a uniform magnetic field like this. This is a uniform magnetic field. I am supposing it to be vector B. I have also assumed that a conductor, a current carrying conductor, I am supposing its length to be capital L, its cross sectional area is capital A, and I current is flowing in this conductor. Its length makes angle theta with the direction of magnetic field. यही हमारा क्वेश्चन है. हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है और इस पे फोर्स फाइंड कर रहा है. तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि ये टॉपिक बना ही क्यों. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QVB sin थीटा. ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं. तो जब चार्ज पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे ये फोर्स लगता है तो करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो करती है तो क्या होता है, उसके अपोजिट सेंस में जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं. इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इसके अपोजिट सेंस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे. और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये मूविंग भी है. तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका मतलब ये मूविंग इलेक्ट्रॉन एक फोर्स ऑब्जर्व करेगा और उस फोर्स को ये भी इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा, ये भी ऑब्जर्व करेगा, ये भी ऑब्जर्व करेगा. यानी सारी ये इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स है ना, काफी छोटा फोर्स होगा. माइक्रोस्कोपिक फोर्स कहेंगे हम उसको, माइक्रोस्कोपिक फोर्स. लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाले फोर्सेस जब सम अप हो जाएंगे, जब इंटीग्रेट हो जाएंगे तो ये एक बड़ा मैक्रोस्कोपिक फोर्स बनाएंगे. यानी माइक्रोस्कोपिक सम अप होकर के मैक्रोस्कोपिक फोर्स बनेगा. तो सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. I am supposing this force to be small f because this is very small, so I am assuming it to be small f. F is equal to q. In place of q there will be electronic charge E. I am supposing its magnitude is E. V. Electron is moving with drift velocity. Electron drift velocity से move कर रहा है. Vdb sin थीटा नहीं लिखेंगे हम क्योंकि थीटा जो है करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस सेंस में ये एंगल थीटा है. लेकिन जब आप इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को का एंगल देखोगे तो ये एंगल कितना मिलेगा 180 माइनस थीटा.
This will be 180 minus theta. Sin 180 minus theta. Again it can be written as sin theta. So this is E VDB sin theta. E VDB sin theta. ये एक इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑब्जर्व कर रहा है. This is the force experienced by a single electron. Now the total number of free electrons. Tell me the total number of free electrons. What will be the total number of free electrons? I am assuming the number of free electrons in unit volume is small है. हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? स्मॉल n. तो जब यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका वॉल्यूम होगा कितना? ये a क्रॉस सेक्शनल एरिया है और कैपिटल L इसकी लेंथ है, यानी Al वॉल्यूम होगा. और इस Al वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो रिस्पांसिबल है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए. तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में जो L लेंथ का है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n and the total volume is Al. So this is the total number of free electrons. एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इतना लगता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वही इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स होगा. तो so the force experienced by the whole conductor, now the force experienced by the whole conductor can be written as F, total number of free electrons, that is NAL, total number of free electrons multiplied by the force experienced by a single electron. So this can be written as, this is NAL, and put in the value of F. This is E VDB sin theta. So it will be E VDB sin theta. And after solving, this can be written as NEAVD into BL sin theta. And what is this? You know, the relation between electric current and drift velocity, that is I is equal to NEAVD. Therefore, we can very easily write the force experienced by the current carrying conductor in uniform magnetic field, that is IBL sin theta. IBL sin theta. This is the force. So what about the vector relation? Vector F is equal to, you can very easily write I into vector L cross B. This will be the vector relation. And very easily you can find the direction of force by Fleming left hand rule. According to that rule, if we stretch our left hand thumb, forefinger, this is also called first finger, left hand thumb, forefinger and middle finger mutually perpendicular to each other in such a way that the forefinger indicates the direction of magnetic field and the middle finger is in the direction of electric current, then thumb points in the direction of force experienced by that current carrying conductor. So this is the expression. Now suppose if the current carrying conductor is kept parallel or anti-parallel to the uniform magnetic field, what will happen in that case? अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही प्लेस कर दिया है, इसी के पैरेलल आपने रख दिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और इसके पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर भी है, तो इस केस में फोर्स क्या होगा? 0। और परपेंडिकुलर है तो उस केस में साइन 90 होगा, यानी फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी F इज इक्वल टू IBL, दैट फोर्स विल बी मैक्सिमम। आप यहां कह सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दैट डायरेक्शन along a current carrying conductor experiences zero force. The direction of the direction of magnetic field is that direction along which the current carrying conductor is kept. Current carrying conductor placed experiences zero force. If theta is equal to 90 degree, what will happen? The force will be maximum in that case. F maximum is equal to IBL. From here you can find the unit of magnetic field. B is equal to F upon IL. B is equal to F max upon IL. So this will be Newton per ampere meter, which is also called Tesla. The SI unit of magnetic field induction is Tesla, and its CGS unit is Gauss, and Tesla Gauss are related as 1 Tesla is equal to 10 power 4 Gauss. That's all.